नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। विदेश मंत्रालय और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे जनता मैदान में सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। वे केंद्र और राज्य मंत्रालयों के प्रदर्शनियों और प्रचार स्टॉल्स का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस के उद्घाटन यात्रा को रिमोट के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ये विशेष पर्यटक ट्रेन दिल्ली से रवाना होगी और भारत के विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों की यात्रा करेगी। कल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पीएम मोदी ने देश को चलता है से होगा कैसे नहीं वाला एटीट्यूड दिया है। ओडिशा की उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने कहा कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के पहले दिन पर्यटन पर चर्चा हुई। विश्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में तिरुमाला बैकुंठ द्वार सर्वदर्शनम टोकन जारी करने के दौरान भगदड़ मचने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज सुबह 10 बजे तिरुपति जाएंगे। मंदिर में भगदड़ में घायल लोगों से करेंगे मुलाकात। तिरुपति मंदिर में हुए हादसे के लिए टीटीडी ने माफी मांगी है और हादसे की वजह ज्यादा भीड़ का होना बताया है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। साथ ही कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तिरुपति मंदिर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद मुहैया कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार राज्य में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा, स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 विकसित भारत 2047 का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश उभरती प्रौद्योगिकियों का केंद्र है। साथ ही कहा कि हम आंध्र को न्यू एज अर्बनाइजेशन का एक उदाहरण बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विशाखापट्टनम पहुंचने पर रोड शो किया। रोड शो में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मेघालय के रिभोई जिले के उमयाम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 3 दिन में लिखा दूसरा पत्र। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर जताई चिंता। आतिशी ने सीई से मिलने का तत्काल समय मांगा। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि हमारा सवाल अरविंद केजरीवाल से है, जिन्होंने कहा था कि हम बंगले में नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने एक बार मुझसे कहा था कि सीएम को एक कमरे के घर में रहना चाहिए। सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने ये सब कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस कमिश्नर ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। 200 कंपनियों के साथ दिल्ली पुलिस के 40,000 जवान होंगे तैनात। रहेगी ड्रोन की नजर। दिल्ली चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां जोरों पर है। आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगी।
दिल्ली चुनाव के लिए शेष उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होगी। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों का नाम था शामिल। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कल हर घर नौकरी पंजीकरण अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दे पाए हैं। दिल्ली चुनाव से पहले भाजपा को झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्य। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी गारंटी, फ्री में होगा 25 लाख तक का इलाज। दिल्ली चुनाव में अलग थलग पड़ी कांग्रेस, आप को चुनाव में सपा, टीएमसी और उद्धव ठाकरे का समर्थन। केजरीवाल ने दिल्ली में समर्थन के लिए ममता दीदी का धन्यवाद किया। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान, कहा मुझे विश्वास है कि दिल्ली में केजरीवाल जीतेंगे। चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी में खुलकर विरोध सामने आने लगे हैं। आपके पार्षद जय किशन ने अब अपने ही विधायक दिनेश मोहनिया पर मारपीट का आरोप लगाया है। थाने में विधायक के खिलाफ आपके पार्षद ने तहरीर दी है। समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को होने वाले मतदान में सभी 414 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग कराने और इसका लिंक प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की कल हुई बैठक में विधेयकों को आधिकारिक तौर पर 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी बैठक के दौरान कानून संग्रह मंत्रालय की ओर से 18,000 पेज का प्रेजेंटेशन दिया गया। ट्रॉली बैग में प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी भरकर ले जाया गया। कल बैठक में 37 सांसद शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज जाएंगे, जहां वे महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। जनवरी में मुख्यमंत्री का ये दूसरा दौरा यहां हो रहा है। इसके पहले वो 1 जनवरी को यहां पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ आज सभी अखाड़ों के शिविरों में जाएंगे। सभी अखाड़ों में 5-5 मिनट तक रुकेंगे। वे संविधान गैलरी व डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे योगी आदित्यनाथ आज रात्रि भोज संतों के साथ ही करेंगे। इसके बाद रात्रि विश्राम के लिए सर्किट हाउस जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया। आकाशवाणी द्वारा निर्मित ऑडियो थीम सॉन्ग जय महाकुंभ को रतन प्रसन्ना ने गाया है। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र की 54 बीघे जमीन को वक्फ बोर्ड की बताने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी गई है। इस मामले में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ गुवाहाटी स्थित एम्स का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स के परिसर में एक पौधा लगाया और संस्थान में विकास संबंधी गतिविधियों का जायजा लिया। संभल में एएसआई की टीम ने कल तहसील के गांव सौंधन में स्थित मुगलकालीन किले का निरीक्षण किया। टीम ने अपने नक्शे के मुताबिक पैमाइश की है। संभल मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। कुलगाम जिले के ठोकरपोरा काइमोक क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक AK-57 राइफल, 4 मैगजीन, 120 राउंड गोलियां और 2 ग्रेनेड बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मामून ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। इसमें रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। कोटा में हरियाणा के छात्र ने की आत्महत्या। पिता ने कहा, बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ने शुरू की जांच।
असम के दिमा हसाओ जिले के 3 किलो इलाके में एक कोयला खदान में फंसे 9 लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। असम के स्पेशल डीजीपी हरमित सिंह ने कहा, आज एनडीआरएफ और सेना के 4 ड्राइवर नीचे गए और एक शव बाहर निकाला गया है। 44 एमपीएटीएस की कस्टडी में युवक की मौत। और इधर एमपीएटीएस की कस्टडी में युवक की मौत, वॉशरूम जाने के बहाने गया और कर लिया सुसाइड। 500 करोड़ की फंडिंग हवाला मामले में चल रही थी पूछताछ। गुजरात में मिला एचएमपीवी का दूसरा केस। भारत में अब तक सामने आए 9 मामले। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी वायरस के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन पिछले समय में कोरोना वायरस का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है। इसरो ने फिर टेलीस्पैडेक्स की आज होने वाली डॉकिंग, तकनीकी कारणों की वजह से डॉकिंग प्रयोग को स्थगित कर दिया गया है। प्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार और फिल्म निर्माता प्रीतेश नंदी का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय कंपनियां नई तकनीकों को अपनाने में दुनिया से आगे निकलने को है तैयार। विश्व आर्थिक मंच की लेटेस्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कंपनियां एआई, रोबोटिक्स और ऊर्जा तकनीकों जैसे क्षेत्रों में जमकर निवेश कर रही है। ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर जोमेटो अब 15 मिनट में खाना डिलीवर करेगा। कंपनी ने अपने ऐप पर ग्राहकों के लिए 15 मिनट में फूड डिलीवर करने का नया ऑप्शन दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार के लिए एमएसएमई विभाग ने एक नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में पहली बार उद्योग लगाने के लिए बिना ब्याज और गारंटी 5 लाख रुपए तक का लोन 4 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। स्थिर राजनीतिक परिदृश्य और अनुकूल नीति माहौल के बीच हेल्थ केयर, फार्मा, कंज्यूमर रिलेटेड इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स की वजह से भारत में निजी इक्विटी निवेश को लेकर उछाल दर्ज हुआ है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है, जिसे वैश्विक स्तर पर जानी मानी एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल से प्रतिष्ठित लेवल 5 की मान्यता मिली है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने कहा कि कंपनी को S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 में शीर्ष 10 ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में शामिल किया गया है।
भारत में स्टील की मांग कैलेंडर वर्ष 2025 में 8 से 9% बढ़ने का है अनुमान। इसकी वजह हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग और अन्य सेगमेंट्स में स्टील की मांग बढ़ना है। इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सरकार की शिकायत अपीलीय समिति ने 2081 यूजर्स अपीलों का समाधान किया है और 1214 आदेशों के जरिए 980 अपीलों के लिए राहत प्रदान की है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने बुधवार को देश में कई एआई पार्टनरशिप को लेकर घोषणा की, जिसमें 5 लाख लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए सरकार के भारत एआई मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन भी शामिल है। दूरसंचार विभाग द्वारा 5G RAN के उपकरणों के विकास के लिए AI टच LLP को फंडिंग देने की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट से AI टच LLP 5G नेटवर्क के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को अपग्रेड करने में सहायता मिलेगी। IPO की रिकॉर्ड संख्या और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण साल 2024 में डीमैट खातों की संख्या 4.6 करोड़ बढ़ी। नए खाते जुड़ने से पिछले साल से डीमैट खातों की संख्या में 33% का इजाफा हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी कोलोकेशन सुविधा के लिए विस्तार योजनाओं की घोषणा की। इसके तहत उसने करीब 2000 नए रैक जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बाजार नियामक सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन पर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। कंपनी के चेयरमैन भाविश अग्रवाल ने शेयर बाजारों को औपचारिक जानकारी देने से काफी पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंपनी की विस्तार योजना का ऐलान किया था। आयकर विभाग ने स्वच्छ और निष्पक्ष दिल्ली विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री नंबर के साथ 24/7 नियंत्रण कक्ष शुरू किया है। इसके जरिए आयकर निदेशालय दिल्ली आचार संहिता के दौरान दिल्ली में चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संदिग्ध बेहिसाब नकदी, सराफा या कीमती सामान की आवाजाही पर नजर रखेगा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला अम्मार खान मुत्तकी से मुलाकात की। भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसमें स्वास्थ्य और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सहायता शामिल है। अमेरिका के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भीषण आग अब तेजी से शहर की तरफ फैल रही है। इस भीषण आग के कारण अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रूस ने बुधवार को यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया पर हवाई हमले किए। इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए और 63 लोग घायल हो गए। इन घायलों में एक औद्योगिक सुविधा और अन्य बुनियादी ढांचे के साथ ऊंचे अपार्टमेंट ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए। तुर्की ने सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के बाद सत्ता परिवर्तन में अंकारा की शर्तों को स्वीकार नहीं करने पर कुर्द बलों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने की धमकी दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कार्यकाल ने कहा कि 3 सप्ताह से ईरानी जेल में बंद इतालवी पत्रकार सेसिलिया साला को रिहा कर दिया गया है और अब वह घर लौट गई हैं। 29 वर्षीय साला नियमित पत्रकार वीजा के तहत काम कर रही थी, जब उन्हें 19 दिसंबर को तेहरान में इस्लामिक गणराज्य के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की है कि विदेश मंत्री अलेक्जेंडर श्वालेनबर्ग कार्यवाहक चांसलर का पदभार संभालेंगे। श्वालेनबर्ग कार्ल नेहमर का स्थान लेंगे, जिन्होंने सप्ताहांत में मध्यमार्गी गठबंधन वार्ता विफल होने के कारण पद छोड़ दिया था। यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की उप राजदूत डोरोथी कैमिलिशिया ने कहा कि 12,000 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में हैं और पिछले महीने उन्होंने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने HMPV को लेकर बयान जारी किया है। WHO ने कहा कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि 2001 में पहली बार इसकी पहचान की गई थी और ये लंबे समय से मानव जनसंख्या में मौजूद है। ग्रीस ने 71 वर्षीय व्यक्ति में HMPV के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। रोगी, जिसे निमोनिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, उत्तरी बंदरगाह शहर थेसालोनिकी में गहन देखभाल में है। फिनलैंड के विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनन ने बुधवार को कीव की यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और कीव में देश के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल का दौरा भी किया, जो जुलाई 2024 में रूसी हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।
13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो खो विश्व कप के लिए आज टीम का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और पुरुष और महिला खो खो टीम की घोषणा की जाएगी। 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो खो विश्व कप के मैचों का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है। विश्व कप का आगाज भारत और नेपाल के मैच के साथ होगा। खो खो विश्व कप का फाइनल मुकाबला 19 जनवरी को खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 6 महाद्वीपों के 24 देशों की 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे हॉकी इंडिया लीग के 15वें मैच में जिप यानसेन की हैट्रिक की मदद से तमिलनाडु ड्रैगन्स ने बेहद रोमांचक मुकाबले में टीम गोनासिका पर 6-5 की करीबी जीत दर्ज की। तमिलनाडु ड्रैगन्स ने हॉकी इंडिया लीग में लगातार 2 जीत हासिल की और 4 मैचों में 9 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि टीम गोगनिसा 6ठे स्थान पर बनी हुई है। हॉकी इंडिया लीग के 16वें मैच में हैदराबाद तूफान्स ने यूपी रुद्रास को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। हॉकी इंडिया लीग में 16वें मैच में जीत के साथ ही हैदराबाद तूफान्स ने अंक तालिका में 5वें नंबर पर वापसी की। भारत के दूसरे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय और उभरती हुई शटलर मालविका बंसोड़ ने बुधवार को मलेशिया ओपन में पुरुष और महिला सिंगल के शुरुआती मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बैडमिंटन में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी कुआलालंपुर में चल रहे मलेशिया ओपन के मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आईसीसी ने पुरुष खिलाड़ियों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं। जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 32 विकेट झटके थे। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बुमराह के अलावा अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा टॉप 10 में रहने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। जडेजा 745 रेटिंग अंक के साथ 9वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड ने 29 स्थान की लंबी छलांग लगाकर आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि 38 वर्षीय गुप्टिल दुनिया भर की T20 लीग में खेलना जारी रखेंगे। स्पेनिश सुपर कप 2024-25 के सेमीफाइनल मैच में एफसी बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को 2-0 से हरा दिया। बार्सिलोना के गैवी और लैमिन यामल ने एक शानदार गोल कर बार्सिलोना को जीत दिलाई। साउथ के फेमस एक्टर यश की फिल्म टॉक्सिक अ डार्क फेयरी 10 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 10 जनवरी को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। वेब सीरीज ब्लैक फॉरेस्ट 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। फैंस को सीरीज का बेसब्री से है इंतजार। जुनैद खान और खुशी कपूर फिल्म लवयापा में नजर आएंगे। फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। डॉक्यूमेंट्री द रोशंस का ट्रेलर आज होगा रिलीज। डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। रामचरण और कियारा आडवाणी की एक्शन ड्रामा राजनीतिक फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। हिमेश रेशमिया की फिल्म बेडिज रवि कुमार 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा का नया ट्रेलर 10 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये एक हॉरर फिल्म होगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DT न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।